नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और रविशंकर प्रसाद, इन सब में एक समानता है, ये सभी छात्र संगठनों से निकले हुए नेता हैं। बिहार की सियासत में उसी दौर से अहम किरदार निभाने वाले एक और नेता थे, रामविलास पासवान, जिन्होंने गुरुवार रात आखिरी सांस ली, जिन्हें राजनीति का आजाद शत्रु, सियासत का मौसम विज्ञानी और दलित राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था। रामविलास पासवान छात्र राजनीति से तो नहीं निकले थे, लेकिन उनकी सियासत छात्र राजनीति की नर्सरी से निकले नेताओं के समानांतर ही आगे बढ़ी। लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी जैसे नेताओं की राजनीतिक शिक्षा एक ही पाठशाला में हुई है। वो पाठशाला थी किसकी? कैसे बिहार से उठी छात्रों की आवाज ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर नेता को सत्ता से हटाने की लड़ाई में बिहार के छात्रों को कैसे तैयार किया गया। पटना यूनिवर्सिटी और गांधी मैदान कैसे बन गए आजाद हिंदुस्तान के आंदोलन के केंद्र। इतिहास गवाह है में आज छात्रों की ऐसी बगावत जिसने हिंदुस्तान की राजनीति ही बदल दी। बिहार की जमीन समय समय पर बदलाव और आंदोलनों की गवाह रही है। वो साल 1973 का था। सितंबर अक्टूबर आते आते लोगों में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। सिस्टम और सरकार को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा था। नेताओं का लोगों से सरोकार दिनों दिन कम होता जा रहा था। सत्ता के लिए एक ऐसी अंधी दौड़ जारी थी जिसमें आम आदमी का दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे में बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की आंखों में एक ऐसे सिस्टम का सपना पलने लगा जिसमें समाज के कमजोर आदमी की बात सत्ता पक्ष गंभीरता से सुने, और इसका केंद्र बना पटना यूनिवर्सिटी कैंपस। बात करीब 45 साल पुरानी है। लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद उस दौर में पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में साथ साथ घूमते फिरते थे। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति में दोबारा एंट्री के लिए लालू यादव ने लॉ में दाखिला लिया। वहां उनके मित्र रंजन यादव की पकड़ मजबूत थी। तब नीतीश कुमार यानी मुन्ना बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। उनका भी छात्र संघ के नेताओं के साथ उठना बैठना था। 71 में इंदिरा गांधी बड़े बहुमत से लोकसभा चुनाव जीतकर आई थी। उसके पहले उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लोगों की उम्मीदें जगाईं। लेकिन जब उम्मीदें पूरी नहीं होने लगी और असंतोष बढ़ने लगा तो पॉलिटिकल पार्टियां तो उस समय तक ध्वस्त पस्त रही थी, इसलिए कि 71 में बुरी हार हुई थी उनकी। तो वो मोर्चा छात्रों ने संभाला। छात्रों ने आंदोलन शुरू किया जिसका मुद्दा था महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। लालू यादव की नजर छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर थी। वोटों का समीकरण बुरी तरह से फंसा हुआ था। ऐसे में समझौता हुआ, लालू अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे और सुशील मोदी महासचिव पद के लिए। दोनों चुनाव जीत गए, यानी कुर्सी तक पहुंचने के लिए गोलबंदी और गठबंधन का अनुभव इन नेताओं को छात्र संघ चुनाव के जमाने में ही मिल गया। एक साझा मंच बना, उसमें समाजवादी युवजन सभा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वो साझा एक गठबंधन बना और उसमें लालू प्रसाद अध्यक्ष के उम्मीदवार हुए, सुशील कुमार मोदी जनरल सेक्रेटरी के हुए। असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी का एक पद होता था जिसके रविशंकर प्रसाद उम्मीदवार थे और ये तीन का पैनल बना। आज भी
बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता को लगातार चुनौती दे रहे हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव, जो चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। एक जमाने में नीतीश ने लालू को छात्र संघ का अध्यक्ष बनवाने के लिए चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। तब रविशंकर प्रसाद भी पटना यूनिवर्सिटी में कानून के छात्र थे और नाता एबीवीपी से था। उनकी भी एंट्री छात्र संघ में सहायक महासचिव के रूप में हुई। लालू यादव उस समय पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। सुशील मोदी महासचिव हुआ करते थे। रविशंकर सहायक सचिव हुआ करते थे। तो इस नाते पहले से छात्र आंदोलन के पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के ये लोग पहले से मिले हुए थे। और उसके बाद ये आंदोलन का क्रम आया तो धीरे धीरे और ज़्यादा हुआ। यूनिवर्सिटी छात्र हॉस्टल में बेहतर सुविधाएं, अच्छा खाना, बस किराए में छूट और स्कॉलरशिप बढ़ाने की मांग करते आ रहे थे। इस दौर में महंगाई ने नया आसमान छू लिया, जिसकी चपेट में पूरा देश था। केंद्र और राज्य दोनों ही मोर्चों पर कांग्रेस मजबूत हो चुकी थी, तो गैर कांग्रेसवाद के स्क्रिप्ट लिखने वाली सभी पार्टियां सत्ता से बेदखल होने के बाद अपने लिए नया आसमान तलाश रही थी। 18 मार्च की घटना पटना के कंटेक्स्ट में या देश के कंटेक्स्ट में कहें तो वो बहुत ही ऐतिहासिक है। वो 18 मार्च को आप देखेंगे कि उस दिन पूरे बिहार के नौजवान, क्या किसी वर्ग के, किसी संप्रदाय के लोग सड़क पर सरकार के खिलाफ, जो उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, उसकी नीतियों के खिलाफ जो बिगुल बजा, उसके खिलाफ पटना की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। और वह ऐतिहासिक क्षण था। ऐसा फिर दोबारा देखने को बिहार में, पटना में कम से कम अभी तक नहीं मिला है। एक ऐसा राजनीतिक माहौल बनने लगा जिसमें कैंपस के मुद्दे पीछे छूटने लगे। भ्रष्टाचार, पुलिस अत्याचार, बेकाबू महंगाई, बेरोजगारी ऊपर आ गए। सिर्फ पटना ही नहीं, अहमदाबाद के छात्र भी महंगाई से त्राहिमाम कर रहे थे। हॉस्टल में खाना एकाएक बहुत महंगा हो गया और मेस का बिल 20 से 30% बढ़ गया, जिससे ज्यादातर छात्रों के सामने एक वक्त का खाना छोड़ने की नौबत आ गई। हॉस्टल के मेस बिल में एकाएक बढ़ोतरी की बड़ी वजह थी मूंगफली के तेल का महंगा होना। ऐसे में छात्रों के निशाने पर आए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चीमन भाई पटेल। छात्रों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने मिल मालिकों से मोटी रिश्वत ली है और तेल महंगा कर दिया। गुजरात के घर घर में मूंगफली के तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से भड़की चिंगारी को मुख्यमंत्री चीमन भाई पटेल समय पर भाप नहीं पाए। अहमदाबाद के एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हॉस्टल का मेस बिल एकाएक बढ़ा दिया गया। महीने भर के खाने का बिल 70 रुपए से बढ़ाकर सीधे 100 रुपए कर दिया गया, जिससे आधे से अधिक छात्र सिर्फ एक वक्त ही खाना खाते थे। 25% छात्रों को खाने के लिए कर्ज लेने तक की नौबत आ गई। भूखे छात्र भड़क गए। महंगाई की मार से आम आदमी पहले से ही बेहाल था। ऐसे में आम आदमी भी छात्रों के साथ आ गया। जो फूड बिल था, हॉस्टल का फूड बिल, तो 30% की बढ़ोतरी हुई एक ही साथ। तो छात्र नाराज थे। उस समय के छात्रों में से फूड बिल बढ़ जाना यानी कि बहुत सारे बच्चों को एक समय का खाना छोड़ देना, क्योंकि हॉस्टल में सारे से ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते थे। तो उनका जो गुस्सा था, तो गुस्से को हम लोगों ने भाषा दिया। गुजरात में बड़े आंदोलन के लिए जमीन तैयार हो गई और नाम दिया गया नवनिर्माण आंदोलन। जनवरी यानी ठंड में शुरू हुए छात्रों के इस आंदोलन ने गुजरात से दिल्ली तक की राजनीति को गर्म कर दिया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा के तहत छात्रों की गिरफ्तारी होने लगी। मौरवी इंजीनियरिंग कॉलेज में मेस का बिल बढ़ा दिया गया था, जिसके विरोध में छात्रों ने आवाज़ उठाना शुरू किया
लेकिन उस समय की जो सरकार थी चिमन भाई पटेल की, उस सरकार ने छात्रों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मौरवी के बाद दूसरे शहरों में, राजकोट में, अहमदाबाद में ये आंदोलन फैलता गया। 25 जनवरी 1974 को आंदोलनकारियों ने गुजरात में बंद का ऐलान किया। आलम ये रहा कि जब 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जा रहा था तो वहां के 60 से अधिक शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ था। छात्रों ने जीपी को गुजरात आने का न्योता भेजा, लेकिन उनके अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही चिमन भाई पटेल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जीपी अहमदाबाद पहुंचे तो आंदोलन और बढ़ा। लोग विधानसभा भंग कर नया चुनाव कराने की मांग करने लगे। हमारी सोच जो छात्रों की थी उस समय पर कि ये जो महंगाई बढ़ी है वो आर्टिफिशियल है, यानी कि जो सत्ता में बैठे हुए सरकार जो है, चाहे वो सत्ता में सत्ताधारी पक्ष के हो या विपक्ष के हो, कोई सच्चे प्रतिनिधि नहीं है लोगों के, जो लोगों के सवाल उठाए। यानी कि सरकार में सत्ता पर बैठे हुए लोग और व्यापारी लोग, इनसे सब मिली भगत है। तो वो मिली भगत के सामने हमें लड़ाई चलानी चाहिए। तो हम लोगों ने लगाया कि ये सरकार जो है हमारे प्रतिनिधित्व है, सच्चे प्रतिनिधि नहीं है, तो विधानसभा भंग होना चाहिए। ये जब लड़ाई शुरू की हमने छात्रों की, तो ये विधानसभा भंग की बात हमने रखी, विसर्जन की बात रखी। जब अहमदाबाद में छात्र सड़कों पर थे, उसी समय बिहार के छात्र भी नए सिरे से गोलबंद होने लगे, जिसके लिए एक छात्र संघर्ष समिति बनी। इसकी एक बड़ी मीटिंग 17-18 फरवरी को पटना में हुई। तब इस समिति में सबसे कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव ही थे। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र सिस्टम में बदलाव के लिए नए नए विचारों पर गांधी मैदान में मंथन कर रहे थे। वो साल 1974 का था। तिथि और नक्षत्र के हिसाब से एक के बाद एक त्योहार तो आ रहे थे, लेकिन लोगों में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि लोगों की जेब खाली थी। बेहिसाब महंगाई की वजह से लोगों की होली भी बदरंग हो गई थी। बेरोजगार नौजवान और छात्र पहले से ही सरकार से खफा थे। अब इस फेहरिस्त में किसान और मजदूर भी शामिल हो गए। सरकार को लोगों के बीच धधकते असंतोष का अंदाजा हो चुका था। 18 मार्च से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना था। पहले से ही पटना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। सुबह सुबह ही छात्र पटना में विधानसभा के पास शहीद स्मारक की ओर पहुंचने लगे। पटना की सड़कों पर करीब 50,000 छात्र जमा हो चुके थे। इनमें से 3/4 कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र थे और बाकी बेरोजगार। सचिवालय के तीनों दरवाजों पर छात्र जमे हुए थे। भीतर सीआरपीएफ और पुलिस के जवान राइफल और डंडों के साथ अफसरों के इशारे का 18 मार्च 1974 करीब 10:30 बजे जैसे ही अफसरों को राज्यपाल के आने की खबर मिली, जवानों ने लाठियों से जोर दिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आसमान आंसू गैस के धुएं से भर गए। तब लालू यादव वहीं मौजूद थे और छात्रों की अगुवाई कर रहे थे। उधर से हम कोई ना कोई पास से घुस गए, धोती पीला विला सब रंगा हुआ, मार के पुलिस धुन दिया हमको और जंप कर गए अंदर घुसने के लिए, घेरने के लिए। मार के लाठी से कपार फोड़ दिया और समूचा रंग खून सब हो गया, पीठ मारा, बाम उखड़ गया। तब क्या मर जाते उसमें क्या। फिर बैरिकेटिंग से हम किसी तरह से सपट के निकल के अब उधर लाठी से मार, लाठी डंडे आर ब्लॉक की तरफ चारों तरफ विद्यार्थी नौजवान आंदोलनकारी ऊपर पड़ रहे थे। देखते ही देखते आंदोलनकारी छात्र बेकाबू हो गए। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई। दोपहर 2 बजते पूरा पटना संगीनों के साए में था। पुलिस के कहर से बचने के लिए अब छात्र इधर उधर भागने लगे।
खुद लालू यादव ने एक ठिकाना तलाश लिया। इसी बीच खबर उड़ी कि लालू की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई। जहाँ शुरू हो गया तो हम भी उधर से निकले। जो भिखारी ठाकुर पथ सेतु है जो हम बनवाए हैं, वहाँ गुमटी था आगे, उधर से निकल के गुमटी में हम बैठ गए। उधर हल्ला मच गया चारों तरफ बिहार में कि लालू यादव मारे गए, लालू यादव मारे गए। चारों तरफ शूट एंड साइट एंड कर्फ्यू, पूरा बिहार गरम और हो गया और हम अंडरग्राउंड हो गए। फिर हमको पकड़ के पुलिस कर्फ्यू में और वहाँ ले आकर हमको बंद कर दिया, वहाँ कदम को हाजत में थाना में। कुछ घंटों में ही लालू बिहार के ज्यादातर लोगों की जुबान पर चर्चा का विषय बन गए। सरकार के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया। पटना से उठा तूफान देखते ही देखते बिहार के गांव-गांव में फैल गया। कई शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। मुंगेर, जमुई, रांची, डालमिया नगर, मुजफ्फरपुर, आरा, दरभंगा, गया और देवघर समेत दूसरे कई शहरों में आंदोलन और तेज हो गए। अब्दुल गफूर सरकार किसी तरह इस आग को बुझाना चाहती थी, लेकिन सरकार की हर कोशिश आग में घी का काम कर रही थी। ऐसे में पुलिस ने लालू यादव को खोज निकाला और उनका आकाशवाणी पर बयान प्रसारित करवाया गया। 19 मार्च 1974 सुबह 5 बजे ही संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता कर्पूरी ठाकुर समेत कई नेताओं को संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया। लालू यादव, सुशील मोदी समेत हजारों छात्र जेल भेज दिए गए। 23 मार्च को फिर सरकार को घेरने की रणनीति बनने लगी। हालात और बिगड़ गए। जयप्रकाश नारायण राजनीति से किनारा कर चुके थे। गैर कांग्रेसी सरकार में भी बिहार के लोग कुर्सी के लिए कुश्ती देख चुके थे। आम आदमी का नेताओं से भरोसा उठ चुका था। 18 मार्च 1974 को पटना की सड़कों पर जो कुछ हुआ उसने सूबे की गफूर सरकार को हिला दिया। एक ओर छात्रों का आक्रोश था तो दूसरी ओर लाठी गोली के साथ तैयार पुलिस। छात्रों का आक्रोश एक ऐसी अनगाइडेड मिसाइल बन चुका था जिसका नतीजा कुछ भी हो सकता था। उस समय छात्रों के लिए जयप्रकाश नारायण एक ऐसे राजनीतिक संत की तरह थे जो सत्ता से दूर रहकर व्यवस्था में बदलाव की बात करते थे। गोविंदाचार्य उन दिनों पटना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम देख रहे थे। वो रमाकांत पांडे और लखनलाल श्रीवास्तव के साथ जयप्रकाश नारायण के घर जा पहुंचे और उनसे आंदोलन की अगुवाई करने की अपील की। पटना के कदमकुआं इलाके के इसी घर में छात्र नेता जयप्रकाश नारायण से मिले। आंदोलन की अगुवाई करने की अपील की। जेपी सोच में पड़ गए। एक ओर छात्रों का हिंसक आंदोलन और दूसरी ओर उनकी गिरती सेहत। शुरुआती नानुकुर के बाद जेपी ने छात्रों के सामने अपनी शर्त रख दी। मैं भ्रष्टाचार कुशासन के प्रति मौन तटस्थ दृष्टा बनकर नहीं रह सकता। लालू थे, शिवानंद तिवारी थे, वशिष्ठ नारायण सिंह थे, रघुनाथ गुप्त थे, ये नाम मिथिलेश कुमार सिंह थे। ये हम 5-6 लोग थे। तो जेपी हमसे पूछ रहे थे, बात कर रहे थे। मेरा आपसे अनुरोध ये है कि हमने जो बातें बताई हैं आप उसको रीचेक करिए। अगर हमारी बातें सही हैं और विद्यार्थियों का पक्ष ठीक है तो जब आपको सही लगे तब आप बयान दें। जेपी ने ये बात मान ली और इस तरह से उन्होंने, ये 19 की बात है, संभवतः 24 या 25 को उनका पहला बयान आया और उस बयान से फिर धीरे धीरे उनका आंदोलन से संबंध आया। आंदोलन की कमान संभालते हुए जयप्रकाश ने सबसे पहले सूबे की गफूर सरकार को बर्खास्त करने की मांग रखी। गुजरात में मुख्यमंत्री बदल चुकी इंदिरा गांधी के सामने अब ये दूसरी बड़ी चुनौती थी। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा,
जो लोग पूंजीपतियों के लगातार संपर्क में रहते हैं, उनसे मदद लेते हैं, वो कैसे भ्रष्टाचार पर बोलने की हिम्मत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी तो यहाँ तक कहने लगी कि जेपी कंफ्यूज आदमी है, वो खुद नहीं समझते कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड हैं, कभी कोई पद नहीं मिला तो अब सत्ता हथियाने की सोच रहे हैं। अब उन्होंने जेपी का नाम नहीं लिया था, लेकिन इसका सीधा मतलब था कि वो जेपी पर आरोप लगा रहे हैं। तो उससे बहुत जेपी विचलित हुए और उन्होंने अपनी आमदनी के जो भी स्रोत थे उसको सार्वजनिक किया और ये बताया कि हम किसी के पैसे पर नहीं पलते। यहाँ से इंदिरा गांधी के बारे में उनका दृष्टिकोण बदला। जेपी के लिए इंदिरा बेटी की तरह थी, जिन्हें वो प्यार से इंदु कहते थे। लेकिन इंदु इतनी कड़ी भाषा का इस्तेमाल करेंगी, शायद जेपी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आरोप प्रत्यारोप का कड़वा दौर जारी था। इंदु यानी इंदिरा गांधी अपने पिता समान जयप्रकाश अंकल के लिए कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, पूंजीपतियों से रिश्ते रखने वाला जैसे कड़वे शब्द इस्तेमाल कर रही थी। शायद जेपी को अंदाजा रहा होगा कि उनके ऊपर किस किस तरह के प्रहार होंगे और उन्हें कितना जहर पीना पड़ेगा। जेपी ने तो सिस्टम में सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा पहले ही खोल रखा था। अब बारी थी सीधी लड़ाई की। जयप्रकाश नारायण ने वही रास्ता अपनाया जो उन्होंने गांधी जी से सीखा था। अप्रैल 1974 पटना की सड़कों पर मौन जुलूस निकला, जिसकी अगुवाई जेपी कर रहे थे। सबके मुंह पर पट्टी बंधी थी जिस पर लिखा था, शुद्ध हृदय है, बंद जुबान और हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। अगले दिन यानी 9 अप्रैल को गांधी मैदान में करीब 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ ने जेपी का भाषण शांतिपूर्वक सुना। ये विशाल सभा इस बात का सबूत थी कि छात्रों का आंदोलन अब जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। जेपी की अगुवाई में छात्रों के आंदोलन को बड़ी पहचान मिल गई। आंदोलन से कवि और साहित्यकार भी जुड़ने लगे। जेपी के साथ थे बिहार के लाखों युवा। जुलूस को रोकने के लिए तत्कालीन कांग्रेसी की सरकार ने अपना पूरा एड़ी चोटी लगाया। पटना को का नाकेबंदी कर दिया गया चारों तरफ से। लेकिन छात्र नौजवान इतने ज़्यादा उत्साहित थे कि कोई अर्थी जुलूस निकाल करके, मतलब आंदोलन का ही सारथी कोई लेटा हुआ है, जैसे वो मरा हुआ अर्थी निकाल करके पहुंच रहा है, कोई गंगा के केला के थंब के सहारे आ रहा है। मतलब ऐतिहासिक भीड़ हुई उसमें। कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुंकार के लिए तारीख तय हुई 5 जून 1974। जेपी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से राजभवन के लिए कूच किया। उनके साथ चल रहा था ट्रक पर लदा 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाला पेपर रोल। लोगों ने विधानसभा भंग करने की मांग की थी। 1 करोड़ लोगों की मांग का सबूत राजभवन में देने के बाद जेपी पटना के गांधी मैदान की ओर लौटने लगे। लोकनायक की अगुवाई में ही वह जुलूस निकली थी। तो लोकनायक की अगुवाई में जुलूस निकली तो वो प्रशासन उसको चाह रहा था रोकना, लेकिन प्रशासन के वो कुवत से बाहर का था वो, क्योंकि वो स्वतः स्फूर्त छात्र छात्राएं सब लोग निकले थे, तो वो नहीं रोक पाया, तो उसको कई जगहों पर रोकना गया। गांधी मैदान में करीब 5 लाख लोगों की भीड़ अपने नायक का इंतजार कर रही थी। पटना की फिजा लोकनायक जयप्रकाश जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगी। जेपी के सामने सिर्फ युवा ही नहीं, बिहार के हर हिस्से से आए बुजुर्ग, अधेड़, नौजवान, महिलाएं और बच्चे भी थे। जेपी ने मंच संभाला।
भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो इस व्यवस्था की ही उपज हैं। वो तभी पूरी हो सकती हैं जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए। संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति, संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। गफ्फूर सरकार का हर दाव उल्टा पड़ रहा था। जुलाई में विधानसभा का सत्र शुरू हो गया। रोजाना गिरफ्तारी देने के लिए छात्रों का जिलेवार रोस्टर तैयार था। सूबे के हर हिस्से से छात्र आते, गिरफ्तारी देते और बाद में उनको छोड़ दिया जाता। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व संभालते ही छात्रों के साथ नौजवानों, किसानों और बुद्धिजीवियों की भागीदारी के कारण ये आंदोलन राजधानी पटना से लेकर गांवों और कस्बों तक फैल गया। चारों ओर गूंजने लगा, नया बिहार बनाएंगे। लोगों को लगने लगा था कि मौजूदा व्यवस्था उनके सपनों को पूरा नहीं कर सकती। उनके सपने जेपी की क्रांतिकारी सोच से ही पूरा हो सकते हैं। ये सत्ता के मिजाज वाले बिहार के आम आदमी का नया मिजाज था। इतिहास गवाह है बिहार स्पेशल के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगी कि पटना में हुए आंदोलन से दिल्ली का सिंहासन कैसे डोलने लगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और निष्पक्ष खबरों और सटीक विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।